नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु के लोन्स एडिशन को लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारे खास मेहमान हैं अभिषेक द्विवेदी, जो कि bankbazaar.com से एसोसिएटेड हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज बातचीत होगी लोन्स पर, यानी कि जो भी सवाल आपने हमें पिछले हफ्ते भेजे हैं उन्हें हमने शामिल किया है। कुछ दर्शकों से भी यहां पर बातचीत करेंगे। एक बार आपको तरीका बता दें किस तरह से अपने सवाल आप शो में भेज सकते हैं। अगर आपको भी लोन से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर SMS करें, कर्ज लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ और उसे भेज दें 57575 पर। साथ ही मेल ID भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अभिषेक, शुरुआत करेंगे कुछ ईमेल्स के साथ। जो सबसे पहला सवाल है ईमेल के जरिए है, उसे हमने शामिल किया है। लखपाल सिंह सैनी साहब ने चंडीगढ़ से अपना सवाल भेजा है। फोन नंबर इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए इनसे संपर्क हम नहीं कर पाए हैं। जैसा इन्होंने डिटेल्स मेंशन की है, मार्च 2013 का एक लोन है जो चल रहा है और ब्याज दरों में काफी बदलाव हुआ। इन्होंने बताया कि 4 महीने पहले बैंक ने जो ब्याज दर थी 10.15 से बढ़ाकर 10.50 कर दी है। ऐसे में अब बैंक की तरफ से इनको कॉल आया है। HDFC बैंक की यहां पर बात हो रही है। इनको एक ऑफर दिया है बैंक ने कि करीब 6,400 रुपए की अगर ये एक एडिशनल फीस भरते हैं तो ऐसे में इनकी जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है लोन का, वो प्रीवियस वाला कर दिया जाएगा। यानी 10.5 से घटाकर बैंक 10.15 जो ये प्रीवियसली पे करते आए हैं उस पर करने को राजी है। आपसे ये राय लेना चाहते हैं कि क्या ऑफर इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगली किस्त जो है वो सितंबर में होगी। इसलिए ऐसे में फिलहाल क्या करना चाहिए और इस तरह के ऑफर का क्या अर्थ निकाला जाए? अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस केस में देखें तो जो ये नॉर्मली प्रावधान होता है कि कई बार जब बैंक रेट्स बढ़ते हैं, बेसिक रेट्स बढ़ते हैं, बेस रेट्स बढ़ते हैं या फिर RPLR में रेट्स में चेंज आते हैं तो वो आपकी जो फ्लोटिंग रेट्स है EMI वो चेंज होती है आपकी, उसका आपके रेट चेंज हो जाता है। लेकिन इस केस में कई बार बैंक ऑफर करते हैं पुराने कस्टमर्स को कि आप एक नॉमिनल फी देके आप पुराने जो रेट है उसमें आप वापस जा सकते हो। जिस हिसाब से इनको फी मांगी गई है, आपने बताया अराउंड 6.5 थाउजेंड करीब, ये काफी रीजनेबल फी लग रही है मुझे। और मेरे ख्याल से अगर इस केस में ये सारी कैलकुलेशन करें तो ये डेफिनेटली इनके लिए बेहतर होगा कि ये फी पे कर दें। तो ये इनके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं कि इवन जो ये फी है ये भी माफ हो सकती है। और उसके लिए ये भी चाह सकते हैं कि जो मार्केट में दूसरे प्लेयर्स हैं जहां पर ऑलरेडी इनको 10.15 ऑफर हो रहा है, वहां पर भी ये लोन ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनका फ्लोटिंग रेट है तो इनको प्री क्लोजर चार्ज कोई कुछ नहीं लेंगे। तो ये सारे 2-3 ऑप्शन इनके पास हैं। लेकिन गिवन टू द फैक्ट इनके पास बहुत ही जो अमाउंट है काफी कम मांग रहे हैं बैंक, 6.5 थाउजेंड, बैंक से नेगोशिएट करें और वैसे भी ट्रांसफर करने में काफी सारे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को देने पड़ेंगे। तो शायद इनके लिए बेस्ट अभी ये होगा कि ये बैंक से नेगोशिएट करके इसी को वापस 10.15 पे करवा लें। ठीक है, तो यानी कि आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए हैं अभिषेक ने। तो उम्मीद है आप इस वक्त शो को देख रहे हैं और जो यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया गया है वो आप अप्लाई करेंगे और कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिली होगी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं विजय खोड़ा साहब, उनसे बात करते हैं। नमस्कार विजय, गुड इवनिंग। थैंक यू। सर बताइए क्या सवाल है आपका? इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं ये बोल रहा था कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे को 10.5% का इन्होंने ऑफर किया हुआ, मेरे को सब लेटर भी दिए, फिर इन्होंने 10.75 क्यों कर? सर आपसे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम चाहेंगे विजय, अगर आप बता सकें कि आपने फ्लोटिंग रेट पर ये लोन अप्लाई किया था और ये कितना पुराना लोन है, उस पर थोड़ा जानकारी दें। एक साल भर से ऊपर हुआ, 2-3 महीने, मतलब 15-1 महीने हुए हैं। आपका जो लोन है, क्या आपको जानकारी है कि वो फिक्स रेट पर आपने लिया था या फ्लोटिंग था? आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट देखना पड़ेंगे वो। चलिए थोड़ा आप फोन लाइन पर बने रहें क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ये सिचुएशन क्यों आई है, क्यों बैंक ने 10.5 से बढ़ाकर आपकी ब्याज दर 10.75 कर दी है, जबकि और बैंकों में 10.25 तक भी आपको ब्याज दर मिल रही है? अभिषेक, हालांकि जैसे विजय की बातों से लगा कि जो डिटेल्स है, निटी-ग्रिटीज है, वो शायद इस बात को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हुई है और जैसे पिछला जो सवाल था लखपाल साहब का, उसमें भी ये यहाँ पर ये सेम कंसर्न था कि ब्याज दर में बदलाव हो गया है। एक ऑप्शन तो, एक वजह तो ये हो सकती है कि शायद फ्लोटिंग रेट पर इन्होंने लोन लिया हो और इस वजह से बदलाव हुए हैं। एज ऑफ नाउ अब ये क्या कर सकते हैं, इनको आप क्या सलाह देंगे? और साथ ही जो आपने बातें लखपाल साहब को बताएं, क्या वही चीजें आप इनके लिए भी कहेंगे या फिर इस केस में कुछ डिफरेंट अप्रोच ये रख सकते हैं? देखिए, इस केस में अगर आप देखिए तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो इन्होंने कंप्लीट फ्लोटिंग रेट का प्रोडक्ट लिया होगा, या तो उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लिया होगा। कई बार मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर फिक्स रहेगा और उसके बाद फिर फ्लोटिंग हो जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका 15 मंथ्स का हो गया है, सो मे बी आफ्टर फर्स्ट ईयर इमीडिएटली जब बैंक ने फ्लोटिंग वैसे ही चेंज हुआ, इनकी EMI बढ़ गई, वो भी हो सकता है ऑप्शन।
लेकिन जो भी रेट हो मेरे ख्याल से 10.75 अभी इनका डेफिनेटली फ्लोटिंग में होगा, तो 10.75 डेफिनेटली अभी मार्केट के स्टैंड से काफी हाई है। तो सबसे पहले इनको ऑप्शन ये करना चाहिए कि अपने जहां से भी इन्होंने लोन लिया है वहां पे नेगोशिएट करें, बोले कि मार्केट में ऑलरेडी मुझे 10.15 में मिल रहा है, आप इसको प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। इनके पास भी अगर हो सकता है कि बैंक इनको बोले कि आप थोड़ा सा नॉमिनल फी दो और इसको एडजस्ट कर लो, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो ये मार्केट में जाएं। मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स हैं जो अभी 10.15 के रेंज में लोन दे रहे हैं। अच्छी बात है कि इनका अभी फ्लोटिंग में अगर हो गया है तो इनको कोई भी प्री क्लोजर चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरे बैंक के पास जहां पे जा रहे हैं वहां पे 2-3 चीज को इंश्योर करनी पड़ेगी। पहली बात कि जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने ली है वो प्रॉपर्टी को दूसरे बैंक से भी अप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सारे बैंक से अप्रूव नहीं होती है। हर एक बैंक की अपनी अपनी लीगल और टेक्निकल टीम्स होती हैं, वो अप्रूव करती हैं। अगर वो अप्रूव है तो मेरे ख्याल से इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही अहम बात आपने अभिषेक बताई है। विजय, उम्मीद है कि आपको कुछ सोल्यूशन यहाँ पर मिला होगा, और जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत श्योर नहीं है कि आपने जो लोन लिया है वो फिक्स रेट पर है, फ्लोटिंग है, या उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो एक सलाह आपके लिए रहेगी हमारी तरफ से कि आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और दूसरी बात बैंक से जाकर आप पर्सनली भी अपनी वहां पर राय रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं बैंक के सामने। हो सकता है कि बैंक कुछ एडिशनल कुछ छोटी फीस लेकर लंबी अवधि में आपको फायदा हो जाए, यानी कि आपकी ब्याज दर में कुछ बदलाव हो जाए। तो पहले वजह आप ढूंढें कि ऐसा क्यों हुआ है। अब हमारे साथ अगले दर्शक हैं, संजय शुक्ला साहब हैं खजुराहो से। नमस्कार संजय, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है सर? हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं सर, आप लाइव हैं इस वक्त। और आप टीवी का वॉल्यूम बंद, जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैं ये कह रहा था कि मैंने बैंक से लोन लिया था जी, एजुकेशन लोन जी, पर अभी तक पीछे दमरन जी ने उसपे सब्सिडी देने की बात करी थी, पर अभी तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही किसी तरीके से भी। ठीक है। आपसे पहला तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि आपने जहां बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया था, जैसा कि आपने अपने मेल में और पहले भी शो से पहले जो आपने जानकारी दी है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट भी शो किया और बाकी भी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करी है। आप ये बताइए यहाँ पर एक्सपर्ट को कि बैंक का क्या इस पर कहना है। आपने अपना पक्ष रखा, बैंक ने क्या जवाब दिया है आपको? बैंक अपनी तरफ से बस ये कह रहा है कि आप तो किस्तें जमा करिए, जब भी स्कीम आएगी तब उसके तहत आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है संजय साहब, आप फोन लाइन पर हम किस्तें देते रहेंगे, ये तो आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल जायज है, और आपने बिल्कुल सही सुना कि अंतरिम बजट में जो घोषणा हुई ये प्रैक्टिकली कितनी अप्लाई हो रही है ये हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। संजय साहब, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट ना करें, फोन पर बने रहें। अभिषेक, जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने अपने एंड से जो भी फॉर्मेलिटीज हो सकती थी, जो भी कंडीशंस इस सब्सिडी को लेने के लिए हैं, वो सारी ये पूरी करते हैं। चाहे फिर वो सालाना आय की बात करें या फिर लोन इनका 2009 से पुराना है, ये भी बात सही है। लेकिन उसके बावजूद जब ये बैंक के पास गए हैं तो इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ऐसे में अब एक्शन की बारी है, अब क्या करना चाहिए अभिषेक? देखिए, इसमें एक कंडीशन और होती है, इसमें 3-4 कंडीशन हैं। जैसे आपने बताया कि इनकी इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने शो कर दिया होगा जो 4.5 लाख से कम है फैमिली इनकम, तो वो अच्छी बात है, वो इनकी क्राइटेरिया मीट हो रही है। इन्होंने 31/3/2009 के पहले इन्होंने लोन लिया होगा, सो वो भी मीट कर रही है, वो भी अच्छी बात है। इसमें तीसरा क्लॉज ये भी है कि आपकी जो भी इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है, ओवर ड्यू है टिल 31/12/2013, अगर कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट आपका ओवर ड्यू है तो वो आपका माफ होगा। अगर आपने सारी पेमेंट टाइम पे किया और कुछ भी आपका ओवर ड्यू नहीं है तो उस केस में ये प्रावधान नहीं लाया गया है। तो शायद अगर कोई इन्होंने डिफॉल्ट किया है, कोई इंटरेस्ट रेट का ओवर ड्यू है इस पीरियड में, तो वो ये उसके लिए वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका कुछ भी ड्यू नहीं है तो उस केस में कुछ माफ नहीं होगा इनका, और प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी माफ नहीं होगा। संजय साहब इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी संजय जी, आपसे जैसे एक्सपर्ट ने भी अभी बोला, आपकी कोई किश्त ड्यू रह गई थी जो 2013 यानी जो साल निकला है, क्योंकि ये सब्सिडी आप इसी तरह से क्लेम करेंगे कि 2009 से के पहले जो लोन्स है, क्योंकि उसके बाद के लोन्स पर ऑलरेडी ये सब्सिडी स्कीम चल रही थी। ये जो घोषणा हुई थी जिस संदर्भ में आपने पूछा, ये बकाया राशि के ऊपर ही है, क्या उस पर आप थोड़ा जानकारी दे पाएंगे? कोई आपकी EMI कोई रह गई हो या जो किश्त आपने ना चुकाई हो, उस पर थोड़ा जानकारी दें। नहीं जी, मेरी कोई भी EMI नहीं रह चुकी है। ठीक है, तो फिर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो घोषणा हुई थी ये केवल डिफॉल्टर्स के लिए थी, यानी कि जो सब्सिडी का ये जो फायदा है वो केवल उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपना EMI या जो कोई किश्त या ब्याज, जहां तक का सवाल है एजुकेशन लोन का, वो बकाया रह गया, यानी बकाया राशि पर वो सब्सिडी मिलनी थी। और साथ ही इस साल की शुरुआत से अब जो फोर्थ कमिंग EMI थी वो लगातार आपको देनी होंगी। तो इसलिए हमें अफसोस है, लेकिन आपको इस सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए, आप फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अभिषेक हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए।
लिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौट के आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा लोन्स पर हो रही है। bankbazaar.com से अभिषेक द्विवेदी हमारे साथ आज के मेहमान हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कुछ दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे अब बात करेंगे, साथ ही कुछ ईमेल्स भी होंगी। अगले दर्शक जो हैं ब्रजेंद्र सिंह हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार ब्रजेंद्र जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है और क्या समस्या है आपकी? ब्रजेंद्र जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप एक्सपर्ट से। आप तक आवाज पहुंच पा रही है ब्रजेंद्र सिंह? चलिए, सवाल इन्होंने ईमेल के जरिए भी शेयर किया था और इस वक्त हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी। इन्होंने बताया था कि पर्सनल लोन की एक समस्या है। इनफैक्ट बहुत पुराना लोन है, 2005 में इन्होंने लिया था 2 लाख का लोन। इनका ट्रांसफर हुआ, यानी जॉब में कुछ ट्रांसफर हुआ और ये पटना से हरियाणा शिफ्ट हो गए। बैंक से शायद कुछ संपर्क ठीक से नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत है इस बारे में। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? मिस्टर सिंह, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी है उसमें मैं इंजीनियर हूँ जी। और मेरी जब पोस्टिंग बाढ़ पटना में थी, बिहार में, तो हमारा सैलरी अकाउंट उसमें था, SBI ब्रांच, बोरिंग रोड, पटना। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल ड्राइव निकाला था कि सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए, वो होम लोन्स के लिए एंड पर्सनल लोन्स के लिए, ठीक है, कम रेट पर। तो हमारे कई साथियों ने एंड मैंने वो पर्सनल लोन लिया था। ठीक है, 2005 की बात शायद आप कर रहे हैं, आपने मेल में बताया था 2005 का आई लोन है। थिंक इट वाज 2005। हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, बट मैंने उनसे मेरा वहाँ से 2005 में ट्रांसफर हो गया था मैम। ठीक है। तो मैंने उनसे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया, बट वहाँ पे मिस्टर संजय शर्मा है, सीनियर क्लर्क हु डील्स विद दिस पर्सनल लोन्स एंड होम लोन। जी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को मना कर दिया रिकॉर्ड देने के लिए। आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी मैं ब्रजेंद्र साहब कि आपने बताया ये 2005 की घटना है, फिलहाल 2014 चल रहा है, यानी लगभग 9 साल हो चुके हैं। वैसे भी पर्सनल लोन की अवधि जो है इतनी लंबी नहीं हो सकती। आप ये बताएं कि बैंक से आपने लोन क्लोज करने के लिए बोला होगा, बात की होगी इस बारे में, क्या कुछ बकाया राशि आपकी है? मैंने मैडम उनको बोला था जी, बट बिकॉज मेरा ट्रांसफर तो इधर हो गया था हरियाणा में जी, तो मैं उनसे जब भी वो पूछता तो मेरे को बैलेंस अमाउंट बहुत ज्यादा बता रहे थे। अब बता पाएंगे कि इस वक्त आपका कितना बैलेंस रह गया है बैंक में? मैडम, मेरा अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, बट वो मेरे को रिकॉर्ड भी देने को तैयार नहीं है। ठीक है, बैंक से यानी कि जी, जी। मिस्टर सिंह, आप बने रहे फोन लाइन पर। एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अभिषेक, आपने इनकी पूरी स्टोरी सुनी, पूरी जो किस्सा जो हुआ है, जो इनके साथ हुआ है। अब बताइए इनको कि क्या करना चाहिए, और बैंक ठीक से इनके साथ कुछ रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, काफी समय हो चुका है इस केस को। फिलहाल क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? कोई बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ये जा सकते हैं या कहीं लिखित में शिकायत हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले तो इनको बैंक को अप्रोच करना चाहिए। मैं ये सजेशन दूंगा कि ये बैंक को अप्रोच करें। सबसे पहले ये जो भी इनका लोन अकाउंट नंबर होगा उसकी डिटेल स्टेटमेंट निकलवाएंगे। जैसा कि आपने सही बोला, पर्सनल लोन की EMI इतनी लंबी जाती नहीं है। टिपिकली लोग 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लेते हैं। 5 साल से ज्यादा बहुत कम लोग पर्सनल लोन लेते हैं। तो ये डिटेल स्टेटमेंट निकलवाएं अपने लोन अकाउंट नंबर देखिए SBI में, ये कहीं से निकलवा सकते हैं। फिर ये देखें कि आपने इनकी पेमेंट रेगुलर रही है कि नहीं रही है, या फिर कहीं पर इन्होंने पेमेंट मिस कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने कभी चेक डाला हो, वो चेक इन्होंने इन कैश नहीं करवा पाए हो SBI वाले, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर ये भूल गए हो और वो वही उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये पता करें स्टेटमेंट निकाल के, अगर इन्होंने अपनी सारी EMI जिसे इन्होंने 5 साल के लिया हो और सारी EMI इन्होंने टाइम से दिया हो, तो उसके बाद डेफिनेटली ये बैंक को रेज करें, बोलने कि ये क्यों ऐसा दिखा रहे हो आप, क्यों आउटस्टैंडिंग है। टिपिकली बैंक अगर सीनियर ऑफिसर इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली ये अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, बैंकिंग ओम्बड्समैन को। और ये अप्रोच करने के कई तरीके हैं। ये ऑनलाइन जाए, वहां पर ऑनलाइन अगर जाके सर्च करें, उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर डायरेक्ट उनको वहां पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं, उनका डायरेक्ट वहां पर उनको पोस्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस करें तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। मेरा सजेशन ये है कि थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि अदरवाइज ये 9 साल की जो आउटस्टैंडिंग है
इनसे जो इनका सिविल रिकॉर्ड है, क्रेडिट स्कोरिंग होगी, वो काफी इम्पैक्टेड होगी इससे। बिल्कुल। तो ब्रजेन, दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं जिस ब्रांच से आपने लोन लिया वहीं आपको संपर्क करना है। आप अगर अभी हरियाणा में हैं, वहां पर भी किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके आप अपना लोन का जो स्टेटमेंट है वो निकलवा सकते हैं। आपको पता लग जाएगा आपकी राशि कितनी बकाया है। और दूसरी बात जो अभिषेक ने कही हमारे एक्सपर्ट ने, कि आप जल्द से जल्द इस मामले को आप खत्म करें, क्योंकि आप कोई दूसरा लोन लेने जाएंगे, वहां पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर खराब हुआ तो आगे चलकर आपको मुश्किल हो सकती है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज लोन्स पर चर्चा हो रही है। कुछ दर्शक भी हैं जो हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। शेख मोहम्मद है फोन लाइन पर, जबलपुर से मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने एक घर खरीदा है अभी रिसेंटली। उसकी कॉस्ट 40 लाख है। उसमें करीब मेरे 31 लाख रुपए का लोन दिया है। ठीक है। तो 31 लाख रुपए के लोन के ऊपर मैंने कुछ रजिस्ट्री चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह हैं, और कुछ इंश्योरेंस कराया है उसका। ओके। तो क्या एटीसी के अंतर्गत इसमें छूट मिलेगी? ठीक है। लगभग बताएंगे सर आपका कितना खर्च बैठा है, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर लगभग कितना खर्च आया है? करीब 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, ठीक है। एटीसी की जहां तक बात है अभिषेक, ऑलरेडी उसकी लिमिट अब रिवाइज हुई है, और पहले जहां 1 लाख लिया जा सकती थी छूट, वहां पर अब 1.5 लाख यानी 50,000 रुपए एक तरह से और बचत हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, अगर इसको थोड़ा ब्रेकअप किया जाए एटीसी का, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें क्या स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये इंक्लूडेड है? अगर कोई होम लोन आपने लिया हुआ है, किस तरह से समझाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने से बताया कि एटीसी की लिमिट ऑलरेडी 1.5 लाख हो चुकी है। तो टिपिकली आपका जो प्रिंसिपल पार्ट होता है होम लोन का, वो आप इसके अंतर्गत यूज कर सकते हो टैक्स डिडक्शन के लिए। ये जो वन टाइम चार्जेस हैं जो आपने बताया स्टैम्प ड्यूटी के लिए जब देते हो, जो आप आपकी सेल डीड होती है या फिर सेल अग्रीमेंट होता है, या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके लिए जो आप फी देते हो, ये सारे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये भी आप एटीसी के अंदर में यूज कर सकते हो इसको आप। ठीक है। जैसा कि आपने बताया अभिषेक, उम्मीद है आपको कुछ यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिला होगा कि एटीसी में जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे खर्च किया है और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी आप एटीसी के अंदर इंक्लूड कर सकते। लेकिन एक अहम पहलू इन्होंने इंश्योरेंस का भी मेंशन किया। क्या जो होम लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसके प्रीमियम पर किसी तरह की छूट है किसी और सेक्शन में अभिषेक? जी नहीं, तो यहाँ पर इस केस में इनको एटीसी में तो इनको इंश्योरेंस प्रीमियम पे इनको छूट नहीं मिलेगी। चले, तो यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन पे खर्च किया है और स्टैम्प ड्यूटी पे खर्च किया है उस पर आप एटीसी के तहत छूट ले सकते हैं। बाकी जैसा अभिषेक ने बताया, इंश्योरेंस जो आपने लिया है वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है या एक अलग चीज है, उस पर छूट फिलहाल आप नहीं ले पाएंगे। फिलहाल इतने ही सवाल आज के शो में शामिल कर पाएंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिविल को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमने लोन्स पर चर्चा की है, लेकिन कल जब लौटेंगे इसी समय हम इंश्योरेंस पर बात करेंगे। आपके इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करेंगे। थर्सडे प्रॉपर्टी पर हम सवाल लेंगे, और साथ ही शुक्रवार को आप हमारी खास पेशकश वुमेन स्पेशल देखना ना भूलें। उस पर भी हमारे महिला दर्शक सवाल भेज सकते हैं। आपको कोई भी सवाल पूछना, हमारे एक्सपर्ट से जुड़ना है तो आप हमें एसएमएस या ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है। कर्ज लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ भेज दें 57575 पर। फिलहाल आज के मणिपुर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।